नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। प्लांट डेवलपमेंट में आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर पार्ट 1। पुष्प का विकास कैसे होता है, इसके बारे में हम आज विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले एक परिचय। आपको मालूम है जो शूट एपेक्स होता है, दैट इज वेजिटेटिव शूट एपेक्स, वो कुछ समय तक तो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, लंबाई में बढ़ता है, विस्तार होता है लंबाई में, पौधे के शेप एंड साइज में चेंज होते रहते हैं उसके विस्तार की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, डिवीजन की वजह से। लेकिन कुछ समय बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर फोटो पीरियड जब प्लांट को मिलता है, उस समय वो वेजिटेटिव शूट एपेक्स जो था वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर में। तो ये कैसे होती है? शूट एपेक्स इंड्यूस्ड टू फ्लावर, फ्लावर में इंड्यूस हो जाता है, फ्लावर बदल जाता है। कैसे? बाय सर्टन एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ बाहरी कारक ऐसे होते हैं जो इंड्यूस करते हैं उस वेजिटेटिव शूट एपेक्स को फ्लावर में चेंज हो जाने के लिए। वो कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से टेम्परेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक फोटो पीरियड। फोटो पीरियड जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा जब हम पौधे लगाते हैं तो पर काफी लंबे समय तक वो रह सकता है वेजिटेटिव फेज में, लेकिन जब एक खास तापमान और एक खास फोटो पीरियड मतलब लाइट का फेज जब उसको मिलता है, तभी जाके उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, तभी वो फ्लावर आते हैं उसमें। अगर वो टेम्परेचर और वो फोटो पीरियड ना मिले तो वो फ्लावरिंग में नहीं आते, वेजिटेटिव फेज में ही बने रहते हैं। फोटो पीरियड कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट, जो सनलाइट हम रखते हैं बाहर पौधों को, तो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट उसको कहते हैं फोटो पीरियड। इसमें क्वालिटी भी इन्वॉल्व होती है और ड्यूरेशन भी इन्वॉल्व होती है लाइट की। तो इस तरह से जो टेम्परेचर एंड फोटो पीरियोडिक एक्सपोजर जो है, दैट इज फ्लोरिजेनिक स्टिमुलस, ये स्टिमुलेट करते हैं, फ्लावर बनने के लिए इंड्यूस करते हैं, इसलिए इसको फ्लोरिजेनिक स्टिमुलस भी कहते हैं। और ये करता क्या है? बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जिसको हम हार्मोन कह सकते हैं। एक्चुअली आइडेंटिफाइड नहीं है कि ये कौन सा हार्मोन होता है। कई सारे बायोकेमिकल सब्सटेंसेस या कोई सारे हार्मोन्स होते हैं, इसको इन्वॉल्व होते हैं, इस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्लांट रिस्पॉन्स करता है। और ये जो हार्मोन जो होते हैं, दैट मूव्स एक्रोपेटली फ्रॉम लीव्स, पत्तियों में बनते हैं, क्योंकि पत्तियां ही होती हैं जो फोटो पीरियड को रिसीव करती हैं, लाइट को रिसीव करती हैं, और वहां से ये मूव करता है। एक्रोपेटली मीन्स होता है कि जैसे ये आपका फ्लावर है, शूट है, यहाँ पर पत्तियां लगी हुई हैं, यहाँ पर पत्तियां लगी हुई हैं, तो लाइट जब यहाँ पड़ती है तो यहाँ पर इनके हार्मोन्स बनते हैं या कोई भी फोटोकेमिकल सब्सटेंसेस जो बनते हैं, वो एक्रोपेटली मूव करने का मतलब है पत्तियों से होते हुए ये ऊपर शूट एपेक्स की तरफ एंड नीचे रूट की तरफ, दोनों साइड में इसका मूवमेंट होता है। दिस इज कॉल्ड एज एक्रोपेटल मूवमेंट। एंड दैट उससे होता क्या है? अफेक्ट्स द रिएक्शन सिस्टम इन एपिकल मेरिस्टेम। और जब ये एपिकल मेरिस्टेम तक पहुंचते हैं तो वहां का जो रिएक्शन सिस्टम होता है उसको चेंज कर देते हैं। जो एपिकल मेरिस्टेम बार बार डिवाइड हो रही थी, इलोंगेट हो रही थी, डिफरेंशिएट हो रही थी, और आगे शूट एपेक्स इलोंगेट होता था, लीफ बनाती थी, लीफ बर्ड्स बनते थे, एक्सिलरी बर्ड्स बनते थे, वो नहीं होता, वो सामान्य प्रक्रिया है, वो नहीं हो पाती, और आगे फ्लावर इंड्यूस होता है वहां पर। और इसको सिद्ध किया था वार्डलॉ ने 1968 में। जब इसका ट्रांजिशन होता है, विद द ट्रांजिशन फ्रॉम वेजिटेटिव टू फ्लावरिंग फेज, द शूट एपेक्स अंडरगो सेवरल मॉर्फोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस। जैसे ये चेंज होता है वेजिटेटिव शूट एपेक्स से एक फ्लावर शूट एपेक्स, फ्लावर एपेक्स में, तो इसमें बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल मतलब संरचनात्मक, हिस्टोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। हिस्टोलॉजिकल मीन्स होता है सेल की संरचना में चेंज होता है, सेलुलर लेवल पे चेंजेस होते हैं। बायोकेमिकल मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिसकी वजह से ये जो है शूट एपेक्स जो फ्लावर में चेंज हो जाता है। जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है वो कौन कौन से हैं? इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स, जो इंटरनोड्स होते हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं, और प्रिकॉशियस डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड्स जो होते हैं वो उनमें समय से पहले वृद्धि होने लगती है, और चूंकि फ्लावर्स जब बनते हैं तो शूट एपेक्स का इलोंगेशन का विकास बंद हो जाता है, वेजिटेटिव जो ग्रोथ हो रही थी प्लांट की वो बंद हो जाती है, और उसके बदले में जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं वो तेजी से बढ़ने लगते हैं, और नीचे की तरफ जो सेकेंडरी ब्रांचेस बनती हैं वो तेजी से बनती हैं। एंड दिस इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ ट्रांजिशन ऑफ फ्लावरिंग। अगर नीचे के पौधे जो घने होने लगे, एक्सिलरी बर्ड्स बहुत तेजी से बनने लगे, उनका विकास होने लग जाए, तो ये साइन है, ये इंडिकेशन है कि उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। उसका एग्जांपल है जैसे सेजिटेरिया में द एपेक्स बिकम मोर इलोंगेटेड, जो एपिकल पार्ट है वो ज्यादा इलोंगेटेड हो सकता है।
इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज द एपिकल बड, यहाँ पर शूट एपेक्स है, इट्स अ वेजिटेटिव शूट एपेक्स। यहाँ से जो एक्सिलरी बर्ड्स निकलती हैं, यहाँ पर नीचे लीव्स प्रेजेंट होती हैं, लीव के एक्सेस में होती हैं एक्सिलरी बर्ड्स। तो जैसे ही यहाँ पर फ्लावरिंग इंट्रोड्यूस होती है, इसका वेजिटेटिव ग्रोथ बंद होता है, यहाँ फ्लावर बनने लगेगा, तो ये जो एक्सिलरी बड है इसमें ये लैटरल ब्रांचेस बनने लगती हैं और ये नई ब्रांच बनाता है। यही इस लास्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का यही मतलब है। उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सेजिटेरिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि जो शूट होता है वो यहाँ पर, ये जो इंटरनोड्स हैं दो पत्तियों के बीच की जगह पे, वो लंबी होने लगती हैं और इसका एपेक्स लंबा हो जाता है, काफी लंबा हो जाता है। सेलुलर लेवल पे क्या चेंजेस होते हैं, इसको कहते हैं हिस्टोलॉजिकल चेंजेस। वो क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ ट्यूनिका कार्पस ऑर्गेनाइजेशन। आपने पढ़ा हुआ है कि ट्यूनिका कार्पस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है शूट एपेक्स में, और साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन भी प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग जोन में अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। ये यहाँ पर चेंज हो जाता है, ये मॉडिफाई हो जाता है, ऐसा नहीं रह जाता। जो सिंपल ट्यूनिका कार्पस ऑर्गेनाइजेशन थी वैसे नहीं रह जाती, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो बदलाव क्या होते हैं? जो सेंट्रल कोर है हैविंग हाईली वैक्यूलेटेड सेल्स, सेंटर कोर के जो सेल्स होते हैं वो वैक्यूलेटेड हो जाते हैं, उसमें सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होने लगते हैं। और उसके सराउंडिंग में जो सेल्स होते हैं वो सराउंडेड बाय लेयर ऑफ डेंसली स्टेनिंग स्मॉलर सेल्स। जो सराउंडिंग के सेल्स होते हैं लेयर के फॉर्म में होते हैं, और इसके जो सेल्स हैं वो आकार में छोटे होते हैं, आप देख सकते हैं आकार में छोटे होते हैं। एंड इसका स्टेनिंग जो है वो बहुत ही डेंस होता है, घना होता है, डार्क कलर के दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द वैक्यूलेटेड सेल्स, आकार में बड़े हैं, एंड किनारे की तरफ आकार में छोटे सेल्स जो कि डार्क कलर की स्टेनिंग दिखाते हैं, शो करते हैं। यहां देख सकते हैं ये एग्जांपल दिया गया है ज़ैंथियम स्ट्रोमेरियम का एक एपेक्स का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो जोन दिखाई देते हैं। जो सेंटर के जोन है वो लास्ट साइज के सेल्स हैं, वैक्यूलेटेड है, और बाहर के जो सेल्स हैं वो डार्क स्टेनिंग वाले छोटे सेल्स हैं, स्मॉलर सेल्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द साइट ऑफ ब्रैक्ट फॉर्मेशन। फ्लावर में ब्रैक्ट्स बनते हैं, ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से ब्रैक्ट का एक छोटा सा उभार दिखाई देने लगता है। दिस इज द साइट ऑफ ब्रैक्ट इनिशिएशन, मतलब आगे जाकर ये ब्रैक्ट बनाएगा, और जो टिप का रीजन है एपिकल टिप का, वो फ्लावर बनाएगा। दूसरा हिस्टोलॉजिकल चेंज क्या होता है? राइज इन माइटोटिक इंडेक्स। माइटोटिक इंडेक्स मतलब है परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियाई जिसमें माइटोसिस चल रही है वो बढ़ जाती है, मतलब बहुत तेजी से डिवीजन होता है, माइटोसिस बहुत तेजी से होता है, और ये जो परसेंटेज है वो सेल्स जो कि माइटोसिस में भाग ले रहे होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। सेल्यूलर लेवल पे क्या चेंजेस होते हैं? चेंजेस एट द सेल्यूलर लेवल, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिक्टियोसोम्स पर सेल। सेल में डिक्टियोसोम की संख्या बढ़ जाती है प्रत्येक सेल में। उसके अलावा चेंज इन द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो बदल जाता है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एसिड फॉस्फेटेज, ये एक एंजाइम है, ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और इसको आइडेंटिफाई किया था किसने? ये तीनों जो चेंजेस हैं वो गिफोर्ड एंड स्टीवर्ट ने 1965 में इस तरह के चेंजेस को आइडेंटिफाई किया था। कुछ दूसरे चेंजेस भी होते हैं, जैसे चेंज इन द कंटेंट ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन्स इन द वेजिटेटिव एपेक्स। जो वेजिटेटिव एपेक्स था, शूट एपेक्स था, उसमें सॉल्युबल प्रोटीन्स का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। ये आइडेंटिफाई किया था बार्बर एंड स्टीवर्ट ने 1968 में। ये जितने भी चेंजेस दिखाए गए सभी किसी न किसी के रिसर्च पर आधारित हैं, इन्होंने इसको अपने रिसर्च से सिद्ध किया था कि ऐसा होता है। एक प्लांट और है चिनोपोडियम एल्बम, इसमें क्या होता है? During vegetative state, the cell with cytoplasmic RNA are restricted to the flanks of vegetative apex. जब तक ये पौधा का एपिकल शूट एपेक्स जो है वेजिटेटिव फेज में है, उसमें पत्तियां बन रही हैं, मेरिस्टेम बन रहा है, उस समय जो साइटोप्लाज्मिक आरएनए है वो वेजिटेटिव एपेक्स के साइड्स में पड़ा रहता है, फ्लैंक्स में पड़ा रहता है, फ्लैंक्स में साइड्स में पड़ा रहता है। बट आफ्टर द फ्लावर फ्लोरल इंडक्शन, जैसे ही फ्लावर इंड्यूस होता है, फ्लावर बनने से ठीक पहले जो ये साइटोप्लाज्मिक आरएनए है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे एपेक्स में लगभग एक समान हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये साइटोप्लाज्मिक डिफरेंस है, और इसको किया था जिफोर्ड एंड टेपर ने 1962 में इसको आइडेंटिफाई किया था।
अब फ्लावर डेवलप कैसे होता है, ये तो चेंजेस आपने वो पढ़ लिए, अब ये विकास होता कैसे है इसका। The formation of flower usually takes place as a sequence of well-defined phases. Well-defined phases होते हैं, पहले ये होगा, नेक्स्ट ये होगा, नेक्स्ट ये होगा, तो एक तरह से स्टेप वाइज प्रक्रिया है ये। और जो सक्सेसिव फॉर्मेशन है ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्टिव ऑर्गन्स इन द सेपल, जो कि फ्लावर के स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि टेपल्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पेल्स, ये एक तरह से एक जीन के द्वारा रेगुलेट करने वाली प्रक्रिया है। एंड इसका जो फॉर्मेशन है दैट इज गवर्न्ड बाय द इवोकेशन एंड सीक्वेंशियल एक्टिविटीज ऑफ जीन्स एंड देयर प्रोजेक्ट। जो जीन्स है और जीन के द्वारा रिएक्शन के द्वारा जो जीन के जो रिजल्ट हैं, उसके प्रोडक्ट्स हैं, उसके आपस में इंटरेक्शन से जो क्रिया होती है, उसके द्वारा ही ये जो फॉर्मेशन है ऑर्गन्स का ये होता है। और इसको सिद्ध किया था बार्डलॉ ने 1968 ने। तो एक तरह से ये बहुत ही स्पेसिफिक क्रिया है, जीन आधारित क्रिया है, जीन के प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो प्रोडक्ट्स मॉनिटर करते हैं कि ये जो ऑर्गन्स हैं, टेपल्स, एपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पेल्स, ये कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे। अब कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है फ्लावर के डेवलपमेंट की स्टडी के लिए। मुख्य रूप से दो टेक्निक्स है दैट आर जनरली यूज्ड टू स्टडी फ्लोरल डेवलपमेंट। पहला है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें माइक्रो टेक्निक है दैट इन्वॉल्व सीरियल सेक्शनिंग, सीरियली बार बार सेक्शन काटते हैं ऑफ फ्लोरल बर्ड्स, और बाद में सबसीक्वेंट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरल बर्ड्स फ्रॉम द सेक्शंस। बार बार काटते हैं तो आपको हर स्टेज के सेक्शन मिलते हैं, बहुत ही बारीक माइक्रो सेक्शंस काटते हैं, उससे हर स्टेज के सेक्शन आपको प्राप्त होते हैं, और उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम अगर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं एक तरह से उस मॉडल को कि फ्लावर बर्ड में पहले स्टेज में ये था, नेक्स्ट स्टेज में ये आया, थर्ड स्टेज में ये चीज शो हो रही है, तो एक तरह से उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस स्टेज में कब आता है, कब कौन सा ऑर्गन शुरू होता है, कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है। सेकेंड टेक्निक इज डिसेक्शन ऑफ फ्लोरल बर्ड्स एंड सब्सिक्वेंट फोटोग्राफी ऑफ 3D डेवलपमेंटल स्टेजेस। हम जो डिसेक्शन करते हैं फ्लोरल बर्ड्स के, उसको खोल के रखते हैं और उसके 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी लेते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं। तो ये एक तरह से कंटिन्यूअस फोटोग्राफ लेते हैं, जिससे कि हमें हर स्टेज की, जैसे ही कोई सेल मॉर्फोलॉजिकल चेंज दिखाई देता है उसके फ्लोरल बर्ड में, वो फोटोग्राफ में कैच जाता है, और उसके द्वारा हम उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सी जो ऑर्गन्स है वो कब और कैसे कहाँ पर डेवलप हुई है। और ये टेक्निक को सुझाया था सेटलर ने 1973 में। और हमें एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिले, कंप्लीट पिक्चर मिले फ्लोरल डेवलपमेंट कैसे होती है इस चीज की, तो इसके लिए दोनों टेक्निक यूज काम में ली जाती है, सेक्शनिंग भी करते हैं एंड 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी भी करते हैं, तब जाके ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होती है कि कौन सा फ्लोरल ऑर्गन कहाँ पर कैसे डेवलप हुआ है। The formation of flower usually takes place as a sequence of well-defined phases. बहुत ही वेल डिफाइंड फेज में होती है। हर तरह के जितने भी जीनस प्रेजेंट हैं, जितने भी स्पीशीज प्रेजेंट हैं, सबकी अपनी अपनी स्टेजेस फिक्स होती है कि पहले क्या बननी है, नेक्स्ट स्टेज में क्या बननी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्टडी करें तो जो सक्सेसिव फॉर्मेशन है फ्लोरल ऑर्गन्स की कैन बी अंडरस्टूड अंडर 2 डिफरेंट हेड्स। उसमें 2 प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है, जिसको हम स्टडी करते हैं 2 स्टेजेस में, 2 हेड्स के अंदर। पहला है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनेसिस किसको कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर्स। ऑर्गन्स फ्लावर के वही हैं, जैसे कि अगर पेरियंथ है तो टेपल, सेपल्स एंड पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पेल्स, दीज आर ऑर्गन्स। तो इनका विकास कैसे होता है। एंड दूसरा हिस्टोजेनेसिस। हिस्टोजेनेसिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स। आपको मालूम है कि वेजिटेटिव सेल में जो सेल्स होते हैं वो एक तरह से ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसमें कि कौन सी सेल आगे जाके क्या बनाएगी। ये प्रक्रिया होती है हिस्टोजेनेसिस के दौरान। वहां पर ये डिफाइन हो जाता है कि किस सेल को आगे जाके क्या बनाना है, और वो उसी पर्टिकुलर टिश्यू में, उसी पर्टिकुलर सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड हिस्टोजेनेसिस। तो ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड हिस्टोजेनेसिस, ये दोनों इन्वॉल्व होती हैं, एक तरह से एक सामंजस्य में कार्य करती हैं, तब जाके एक फ्लावर डेवलप होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं के बारे में हम विस्तार से आगे हम फ्लावर डेवलपमेंट पार्ट 2 में ऑर्गेनोजेनेसिस एंड हिस्टोजेनेसिस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे इस सीरीज के दूसरे भाग में हम आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।